नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है, उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2009 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है वराहगिरी वेंकटगिरी, और तीसरा है जानी जैल सिंह, और चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अयोध्या में आस्था का सागर, पहले ही दिन पहुंचे 5 लाख से अधिक दर्शनार्थी, रामनगरी की सीमा सील। प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना पड़ा अयोध्या। पीएम सीएम और ट्रस्ट की अपील के बाद भी श्रद्धालु थम नहीं रहे हैं। आपको बता दें, भक्तों के नव भव्य और दिव्य मंदिर के विराजमान बालक राम को निहारने की ललक के आगे पीएम सीएम और ट्रस्ट की अपील गौर रह गई है। आपको बता दें, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो संपन्न हो चुकी है। उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और ज़्यादा उमड़ गई है। ऐसा वातावरण मानव भक्त की 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा एक ही दिवस में पूरी कर लेना चाहते हैं। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के पश्चात सुरक्षा कर्मी सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि रामलला के दर्शनों के उमड़े भक्तों की प्रशासन के सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए गए। वंचितों के महिषा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। आपको बता दें, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 23 जनवरी 2024 को हुई है। इस वर्ष यानी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिया जाएगा, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें प्यार से जननायक भी कहा जाता है, और यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 1977 से 1989 के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय और पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए यह जो है सम्मान दिया जाएगा। मतलब जो इन्होंने मतलब इनको समाज में सुधारक, समाजवादी के नेता भी थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर्पूरी को सामाजिक न्याय के पद प्रदर्शक बताते हुए यह कहा कि सम्मान कर्पूरी के समाज के लिए काम करने के लिए यह दिया जाएगा। और आपको बता दें, इन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि इनका निधन हो चुका है। अब हम बात करते हैं भारत का जो ये भारत रत्न पुरस्कार है, ये सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन, तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। मरणोपरांत की बात करें, सबसे पहला मरणोपरांत पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। अगर हम बात करें कि जो 2 विदेशी लोग थे, उन्हें भी यह पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो वो जो 2 विदेशी थे उसमें से एक नेशनल मंडेला और दूसरे खान अब्दुल गाफर, जिनका उपनाम सीमांत गांधी भी है, और ये लाल कुर्ती दल के नेता भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें पहले खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान से जैसे यह सम्मान मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वह थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें यह सम्मान से मिला है। और पहले संगीतकार की बात करें जिन्हें यह सम्मान मिला है, वे हैं एस सुब्बा लक्ष्मी, जिन्हें 1998 में यह पुरस्कार मिला था। लता मंगेशकर को का भी यह सम्मान मिला, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यह सम्मान पुरस्कार कब मिला, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये आप लोग के परीक्षा पॉइंट विषय और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर याद रखिए कि अभी हाल ही 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मान करने की घोषणा की है। जिससे आप लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम बहुत ही अच्छे से याद रखिए। चीता सबको से कुन्नो गुलजार 3 और का जन्म। आपको बता दें, चीता प्रोजेक्ट 17 सितंबर 2022 को चलाया गया था। चीता प्रोजेक्ट को मिली बड़ी कामयाबी, 10 माह में दूसरी बार ज्वाला चीता
जोधा चीता ने जने सबको, आशा चीता भी दे चुकी हैं 3 सबकों को जन्म, सबको यानी अपने बच्चों को जन्म। आपको बताते हैं कि नामीबिया से लाए गए थे चीता ज्वाला को पिछले 10 माह में 2 बार सबकों को जन्म दे दिया है। और नामीबिया से चीता पुनर्वास परियोजना के तहत पहली बार 8 चीते लाए गए थे। और आपको बता दें कि यह 17 सितंबर ही क्यों तय रखी गई कि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म तिथि पर यह उन्हें लाया गया था, यह जो प्रोजेक्ट है उसे शुरू किया गया था, चीता प्रोजेक्ट। यह आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। एम्स में मरीजों के लिए हर बालक के पास एम्स में मरीजों के लिए हर ब्लॉक के पास बनेगा वोटिंग हॉल। CSR फंड से, CSR यानी बात हो रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। एम्स के 3 वोटिंग हॉल बनाने के लिए समझौते किए गए हैं। 2 वोटिंग हॉल के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस बार बनकर तैयार भी हो जाएंगे। रिहर्सल में परखी गई गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी। रिहर्सल के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कई रूट डाइवर्ट होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में लगा है जाम। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के बेहद खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी महिला शक्ति और शौर्य की गाथा। कर्तव्य पथ पर 1500 महिला लोक नृत्य कलाकारों ने दी संस्कृति प्रस्तुति। और दिल्ली पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों में महिला कर्मियों की परेड। और इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभा रही होगी। अगले 5 वर्षों में भारत की होगी दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली, यह गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। पुलिस को अपराधी से 2 कदम नहीं बल्कि 2 पीढ़ी आगे रहने की बात की है। और यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं अयोध्या के बाद अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। आपको पता है लोकसभा में 543 सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष तरीके से होता है। और ये चुनाव कराता कौन है, इससे आप लोग जरूर याद रखिए। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यानी कल 25 जनवरी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस के रूप में भी मनाएंगे। मतदाता दिवस मनाने का मेन कारण ये होता है, मेन कर्तव्य होता है कि लोगों को जागरूक करें कि लोग आगे बढ़कर अपने वोट दें और अपना वोट सही लोगों को दें और सही तरीके से चुन कर दें। मतलब किसी के दबाव में आकर और किसी के कहे सुने में नहीं, धर्म के नाम पे ना दे और किसी की जाति के आधार पे ना दे कि अरे ये तो हमारी जात के हैं, हम इन्हें वोट देंगे, इस तरह ना करें। आप लोग इसके लिए जागरूक हो, सक्षम हो, चुनाव सुधार के बारे में जानकारी रखें, तब आप लोग अपना वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत ही अहम होता है। नेताजी व RSS के चिंतक एक भागवत। मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर काम करने का किया आह्वान। संघ प्रमुख ने कहा, नेताजी के सपने को करें पूरा साकार। आपको बता दें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। पराक्रम दिवस यानी यह दिन राष्ट्र के प्रति नेताजी के आदम और भावना को निस्वार्थ सेवा के सम्मान देने के लिए, याद करने के लिए मनाया जाता है। और नेताजी को यह इस बार जो मनाया गया है 127वीं उनकी जयंती पर यह मनाया गया है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। और ये आज को ये जो आर्टिकल है ये आपके परीक्षा के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर, ये जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं। इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कौशल विकास से ही आत्मनिर्भर होगा देश। UGC ने स्नातकों को रोजगार और योग बनाने के लिए 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम इंटर्नशिप को अनिवार्य करने की पहल की है। कौशल विकास की दिशा में इसे समर्थक कदम कहा जा सकता है। कौशल विकास श्रम को प्रतिस्पर्धी और अधिक उत्पाद बढ़ाकर संरचनात्मक बदलाव के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। कार्यबल के अधिक कुशल बनने से आर्थिक विकास की गति को भी मिलेगा बल, और ऐसे में युवाओं को
हुनरमंद बनने की शिक्षा पद्धति अपनाए जाने की जोर दिया जाना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। यूपीपीसीएस का परिणाम घोषित, देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता बने टॉपर। 8 माह में 9 दिन के परिणाम जारी कर आयोग ने बनाया रिकॉर्ड। रिक्त 253 पदों के लिए सापेक्ष 251 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। टॉपर की सूची में है सिद्धार्थ गुप्ता जो देवबंद के हैं। उनके बाद सेकंड नंबर पे हैं प्रेम शंकर पांडे जो प्रयागराज के हैं, सात्विक श्रीवास्तव जो हरदोई के हैं, शिव प्रसाद मैनपुरी के हैं। देख रहे हैं यूपीपीसीएस का भी रिजल्ट आया ना, उसी की बातें हो रही, उसका परिणाम जारी हुआ है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। सुरक्षा परिषद ने भारत की दावेदारी के समर्थन में मास्क। दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मास्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने और उसमें भारत की दावेदारी का समर्थन करके इस बहस को और तेज कर दिया है। मास्क भारत में निवेश करने की तैयारी में है और उनका समर्थन उस समय आया जब संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गठित पहली अंतर सरकारी चर्चा की शुरुआत हुई थी। इसमें भारत के यूएनपीसी की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदार करने वाले दूसरों देश के साथ मजबूती को अपने पक्ष रखना रहता है। फ्रांस भी की एक बयान जारी कर भारत व दूसरे समझ देशों की दावेदारी में समर्थन किया है। आपको याद है भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है ना, तो सभी लोग उससे व्यापार और मतलब उसका समर्थन करना चाहते हैं, उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। नाटो सदस्यता के लिए स्वीडन के आवेदन की तुर्की की मंजूरी जल्द। तुर्की संसद में मंगलवार को प्रस्ताव हुआ मतदान। आपको बता दें नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही है। एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। इसमें टोटल 31 सदस्य देश हैं। नवीनतम इसका मेंबर है वो फिनलैंड है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का टेस्ट लेंगे भारतीय स्पिनर। आज टेस्ट आगामी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल सकती है। स्पिनरों की मददगार पिच गुरुवार को हैदराबाद में खेला जाएगा पहला मुकाबला। 25 जनवरी शुरू हो रहा है ना टेस्ट सीरीज का, उसी की बातें चल रही हैं। WPL की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत 23 फरवरी को खेला जाएगा और पहले जो मैच खेला जाएगा वो पिछली बार में जो विजेता टीम मुंबई इंडियंस और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स के साथ यह खेला जाएगा। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके परीक्षा पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनगण मन को आज ही भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 1911 में इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था और इसे स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारतीयों में देशभक्ति का जोश भरा। इसे हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अब आप लोग से मेरा एक प्रश्न है कि जब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज और जो राष्ट्रीय तिरंगा है मतलब उसे कब भारतीय संविधान ने अपनाया था, उसे आप लोग जरूर बताइए। प्राचीन जैवी वायरस से नई महामारी का खतरा। फ्रांस के एक्स मार्सेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी। साइबेरिया में फार्माफ्रास्ट में हजारों साल से निष्क्रिय पड़े वायरस हो सकते हैं सक्रिय। यहाँ मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो बढ़िया, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो उसकी खबरें यही समाप्त होती है। ऐसा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न था, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव में थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जॉनी जैल सिंह। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जॉनी जैल सिंह पंजाब के एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 1982 से 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वे पहले सिंह नेता थे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। और इसकी स्थापना 1961 में 9 स्वतंत्र देशों के रूप में की गई थी, जिसमें 5 नेताओं यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के नासिर और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्डो और घाना के नुक्रुमा की पहल के माध्यम से बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना की गई थी। और बता दें
मतलब जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका गठन शीत युद्ध के दौरान, जब द कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उसके दौरान उन राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ के, जिसे आप लोग आपके रूप में रूस के नाम से जाने जाते हैं, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। मतलब उस समय जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, तब यूएसए और यूएसएसआर, जिसे अब रूस के नाम से जाना था, ये दो महाशक्ति बहुत ही बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरी, जिसमें से बहुत से देश कुछ इस पक्ष में गए, कुछ यूएसए के पक्ष में गए और कुछ रूस के पक्ष में गए, जैसे यूएसएसआर रूस के पक्ष में गए। उसमें से जो 5 देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष किया, और ये लोग उसमें शामिल नहीं हुए। इसे ही गुटनिरपेक्ष कहा जाता है, जो किसी भी सैन्य शक्ति में शामिल ना हो। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती है। धन्यवाद।